हेलो दोस्तों। सबसे पहले हम आप लोगों को शुक्रिया बोलना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे इस चैनल को प्यार दिया है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोगों का क्वेरीज आया था, बहुत से लोगों का क्वेरीज आया था, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज आए थे। हम सारे क्वेरीज को देखे हैं और ये समझ पाए हैं कि कौन सा टॉपिक या कौन सा क्वेरीज हमें पहले करना है। तो हमें ये पता चला, हमने ये फाइंड किया कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आने वाला है, जो कि बोर्ड है, और क्लास 12th का जो एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है। तो क्लास 10th का जो रिक्वायरमेंट था कि हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें से हम पहले स्टार्ट करना जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ये हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिकली हम एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये एनसीईआरटी में जो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बोर्ड से जो पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लस जो स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि कोई यूपी बोर्ड से देगा, कोई दिल्ली बोर्ड से देगा, कोई बिहार बोर्ड से देगा, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से देखें, तब जाकर आपको पूरा कंसेप्ट त्रिकोणमिति का, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8 है, उसमें जो पहला चैप्टर है उसका कंसेप्ट हम पहले आपको बताएंगे। उसके बाद हम फिर एग्जाम्पल्स कराएंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर में क्या है, तो पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है त्रिकोणमिति का या ट्रिग्नोमेट्री का। इंट्रोडक्शन क्या है, मीन्स इसमें हम आपको ये बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ पे है, या ये क्या है, इसमें क्या होता है, क्या मेजरमेंट करते हैं, हम इसके बारे में बताएंगे इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक पे। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, या 1 मार्क्स के हो, या 2 मार्क्स के हो, या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हो। इससे हमेशा हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता ही है। इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो क्वेश्चंस में आएंगे, या ऐसा कुछ होगा जो एक्स्ट्रा होगा, जिसे लगेगा कि ये नीड है, इसको तो हर बच्चे को आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम उस टॉपिक में या उस क्वेश्चंस में हम आपको साथ के साथ ही बताते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, मीन्स इसमें हम ये बताएंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, ये जो वर्ड है, अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 3 वर्ड में, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड में ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं, जिसमें ट्राई का जो मीनिंग होता है वो 3 होता है। 3 गॉन का मतलब जो होता है वो होता है साइड, और मेट्री का मतलब जो होता है वो होता है मेजरमेंट। हिंदी में इसको बोलें तो ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड, और मेट्री का मतलब होता है मापन। इसमें क्या होगा, 3 साइड का अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। वो 3 साइड क्या होते हैं, वो होते हैं किसी ट्रायंगल के, किसी त्रिभुज के। त्रिकोणमिति में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हम ट्रायंगल की बात करेंगे, जो त्रिभुज की हम बात करेंगे, उसमें हम हमेशा
राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज की हम बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है? इसको हम हिंदी में समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें वन एंगल विल बी 90 डिग्री, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल बी है, एंगल बी है वो कितने डिग्री का है? वो 90 डिग्री का है। तो इसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब इसमें दो चीज़ समझने वाली बात है। ये अगर त्रिभुज के बारे में आपको अगर समझ में आ जा रहा है तो ये चैप्टर समझिए कि इसी के बेस पे आधारित है। इस ट्रायंगल को अच्छे से आपको समझना है। ठीक है। इसको हम बताते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, ये क्या हुआ? जिस साइड पे, जिस भुजा पे क्या बना है? कोण बना है, उस भुजा को या उस साइड को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस या आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। बेस या आधार बोलते हैं। जिस भुजा पे एंगल बना है उसे हम क्या बोलते हैं? आधार। एंगल के ठीक सामने वाली भुजा को या साइड को, एंगल के ठीक सामने कौन सा हुआ? ये थीटा है, तो इसके सामने की भुजा कौन सा हुआ? ए बी। ए बी के सामने की भुजा को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में लंब भी बोलते हैं। ठीक है। जिस भुजा पे कोण बना है, एंगल बना है, उसे हम बोलते हैं बेस। जिसके सामने, एंगल के सामने वाली भुजा जो ए बी है, उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। एक जो भुजा बच जाती है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस या कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं, या कर्ण बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये कर्ण हो गया। ठीक है। तो ये जो तीनों साइड है, बी सी, ए बी और ए सी, इसी पे आपका पूरा चैप्टर आधारित है। ठीक है। इस ट्रायंगल के बारे में समझ में आ गया, इसकी भुजा को क्या क्या कहते हैं वो समझ में आ गया। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं, हम आपको आगे बताएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ, और कौन सा एंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल यूज करेंगे, वो आएगा। अब हम बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ पे है। जैसे एग्जाम्पल नंबर वन, मान लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है और ये नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? कोई फूल है, रोज है। ठीक है। यहाँ पे देखा, इस बिल्डिंग की ऊंचाई जो है वो मान लीजिए h है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? h है। और ये थीटा डिग्री एंगल से देख रहा है इस रोज को। तो अगर कोई पूछेगा कि रोज और बिल्डिंग का जो अर्थ बेस है उसके बीच की डिस्टेंस कितना है, वो फाइंड करना हो, तो उस केस में किसका यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। उसका किसका यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का। जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना हो और कोई व्यक्ति या कोई पर्सन किसी एंगल से देख रहा हो, तो हम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल हम आपको बताएं कि कुतुब मीनार है। ठीक है। दूसरा क्या है? ये कुतुब मीनार है। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी लेट्स अज्यूम कि ये एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए, यहाँ से कोई बंदा कुतुब मीनार के सबसे
ऊपरी वाली चोटी पे देख रहा है, सबसे टॉप पे देख रहा है, वो अर्थ से या बेस से कोई थीटा डिग्री बना रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कुतुब मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस d है, तो अगर कुतुब मीनार से इस पर्सन का डिस्टेंस हमें d दिया है तो हम इसका ऊंचाई, हम कुतुब मीनार का अगर ऊंचाई कोई पूछे तो हम फाइंड कर सकते हैं, h की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हम आपको बता दें, जैसे कोई बच्चा है, वो घर से जैसे ही बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है कि एक गुब्बारा ए जो है, ये क्या है, बैलून है, ये क्या है, बैलून है, वो देख रहा है। ठीक है, हवा में था, ये देख रहा है। फिर वो बच्चा क्या किया, वो घर गया और वापस अपनी बहन को बुला के लाया और वो बोला कि गुब्बारा उड़ रहा है, सो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा करके। तो जब वो वापस आता है अपनी सिस्टर के साथ, तो ये जो गुब्बारा है वो इस पॉइंट पे चला गया। ठीक है, इस पॉइंट पे चला गया। अगर ऐसा कंडीशन हो, यही गुब्बारा ए है, वो यहाँ से कहाँ पे चला गया, यहाँ पे, तो अब ये दोनों जो हैं इस गुब्बारे को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई इस ज़मीन से, ठीक है, अगर कोई बोले कि इस ज़मीन से या इस अर्थ से गुब्बारा कितनी दूरी पे उड़ रहा है, अगर वो फाइंड करना है तो हम किसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। अगर हम बी पॉइंट वाला निकालते तो बी को अगर हम ऐसे कर सकते थे, ये कोई पॉइंट एम ले लीजिए, कोई पॉइंट पी ले लीजिए, इसके बीच का डिस्टेंस अगर पता हो या पता करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। ये कोई एंगल थीटा ले लीजिए या इसका थीटा 1 ले लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन, जिसमें हम ये बताया आपको कि त्रिकोणमिति क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, और इसका यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं और कैसे करेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे जो इंजीनियरिंग हुआ, मीन्स साइंटिस्ट लोग जैसे स्टार और अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकालना हो वहाँ पे करते हैं, या अर्थ और प्लैनेट का बीच का डिस्टेंस निकालना हो वहाँ पे करते हैं। तो ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। और ये आपका रहा इंट्रोडक्शन। अब हम आपको बताते हैं दूसरा टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी पे आपका क्वेश्चंस आएगा एग्ज़ाम में भी और आगे चैप्टर में भी, इसी पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। अभी हम आपको बताए कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, अब हम बताते हैं रेशियो के बारे में। सबसे पहले हम रेशियो हम किसे बोलते हैं। रेशियो जो होता है, किसी दो नंबर्स का बीच में हम रेशियो फाइंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, ठीक है, कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि इसकी पूरी जो कैपेसिटी है वो 10 केजी की है। इस कंटेनर की पूरी कैपेसिटी कितनी है, 10 केजी की है। ठीक है, मान लीजिए इसमें 2 केजी आलू भरा है और 8 केजी प्याज भरा है, ओनियन। ठीक है, ओनियन हो गया, ये पोटैटो हो गया। ठीक है, अब कोई बोले कि इसमें आलू और प्याज का रेशियो क्या है। ठीक है, अलग अलग कोई पूछे कि आलू का रेशियो कितना है इस कंटेनर में, तो हम क्या बताएंगे, आलू कितना है डिवाइड बाय कंटेनर का वेटेज कितना है। तो कंटेनर का वेटेज कितना है, 10, मतलब
इसमें आलू का रेशियो कितना हुआ 2/8। ये क्या हुआ रेशियो ऑफ पोटैटो। ठीक है। अब अगर कोई पूछ रहा है कि इसमें प्याज का ओनियन का कितना रेशियो है, तो ओनियन इसमें कितना है 8 है, 8 केजी है, और टोटल कैपेसिटी कितना है कंटेनर की 10 केजी है। तो ये क्या हुआ रेशियो ऑफ ओनियन हुआ। तो इसे हम क्या बोलते हैं रेशियो बोलते हैं। ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है रेशियो, अगर हम इंडिविजुअल निकाल रहे हैं मतलब प्याज का अलग निकाले और आलू का अलग निकाले, ठीक है रेशियो, और अगर दोनों रेशियो हम ऐड करते हैं मीन्स जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कभी भी कोई भी अगर रेशियो है इंडिविजुअल निकला हुआ है मतलब अलग अलग निकला हुआ है, अगर आप उसको सम करते हैं तो वो कितना आता है रेशियो 1 आएगा। जैसे अब इस रेशियो को ऐड कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल में ये 1 होता है कि नहीं। अब इसका एलसीएम क्या होगा 10 होगा। ठीक है। ये 2 + 8 कितना हो गया 10/10, तो कितना आया 1। मतलब अगर हम इंडिविजुअल पोटैटो की और ओनियन की रेशियो निकाल रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं तो उसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा 1 होता है। तो रेशियो समझ में आया कि रेशियो हमेशा जो होता है वो हम किस पे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर के बीच का रेशियो होता है। नंबर का यूनिट कुछ भी हो सकता है, केजी में, लीटर में, या सेंटीमीटर में, मीटर में, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ना कोई ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा, अभी हम आपको पहले बताए थे कि इसमें हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं या राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या होते थे अभी हम पहले बताए हैं इसमें कि क्या क्या होते हैं। ये बी सी ये वैल्यू हो गया। इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये तो फिक्स है। ठीक है। अगर ये थीटा है, थीटा मतलब कोई कोण है जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है। जिस पे कोण बना है, जिस पे एंगल बना है उसको हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेस या आधार बोलते हैं। ठीक है। थीटा के ठीक सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस बोलते हैं या कर्ण बोलते हैं। ठीक है। अब इसी पे पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, वो इसी ट्रायंगल के लिए है। इसमें एक डिग्री क्या हुआ, एक एंगल 90 डिग्री का हुआ, तो हमको ये भी कंसेप्ट पता होता है कि त्रिभुज ए बी सी मीन्स ट्रायंगल ए बी सी अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करते हैं तो 180 डिग्री होता है। ठीक है। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसमें एंगल बी हमें 90 डिग्री है, ये हमको पता है 90 डिग्री है। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री को हम इधर ले आते हैं और इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए और एंगल सी अगर हम दोनों को ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो दोनों का वैल्यू कितना होगा 90। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण ए जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, प्लस कोण सी भी क्या होगा वो भी 90 डिग्री से कम होगा, जो कि इससे प्रूफ हो जाता है। कैसे, अगर हम इसमें से निकालते हैं तो ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी मतलब 90 से कुछ कम होगा। अब कुछ कम कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि कैसा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि मान लीजिए कि अगर एंगल सी इसमें 30 डिग्री दिया है, लेट एज्यूम कर रहे हैं
कि अगर दिया है ऐसा कुछ, तो अगर दिया है तो एंगल ए अगर निकालते हैं तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है, इस 90 से कम है, ठीक है। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि जो एंगल ए होगा वो क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा, और एंगल सी भी जो होगा वो भी 90 डिग्री से कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब कि 90 डिग्री से कम। एक समकोण त्रिभुज जब होता है उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी जो दो कोण होते हैं उसका दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तब जाकर ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों कोण होंगे वो कौन से कोण होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, मीन्स न्यून कोण होंगे। अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। वो कौन कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। वही सेम एंगल बता रहे हैं, सेम ट्रायंगल बना दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये है। इसको हम बोलेंगे बेस। बेस मीन्स आधार, बी क्योंकि ये एंगल थीटा है। इसके सामने वाली भुजा मीन्स साइड है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलेंगे पी, और ये हो गया हाइपोटेनस एच, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला जो है साइन ऑफ एंगल ए लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल ए। हम इस कोण ए के रिस्पेक्ट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम बताएंगे कि वो क्या होता है। दूसरा क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। हम सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। चौथा क्या होगा, कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। पांचवा क्या होगा, सेकेंड ऑफ एंगल ए। हम एंगल ए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इस एंगल की रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। छठवां जो होगा वो होगा को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब देखिए साइन ऑफ ए को कैसे लिखते हैं। ये एंगल ए है, ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए को हम लिखते हैं साइन ए, ठीक है। ठीक ऐसे ही कोसाइन ऑफ एंगल ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए। फिर टेंजेंट ऑफ एंगल ए को क्या लिखेंगे, टैन ए। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को लिखेंगे कोसेक ए। सेकेंड ऑफ एंगल ए को लिखेंगे सेक ए। को टेंजेंट ऑफ एंगल ए को लिखेंगे कॉट ए, ठीक है। अब देखिए साइन ए का वैल्यू कितना है, एंगल ए की वैल्यू थीटा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा। फिर कॉस ए को कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा। फिर टैन ए को कैसे लिख सकते हैं, टैन थीटा। फिर कोसेक थीटा। फिर सेक थीटा। फिर कॉट थीटा, ठीक है। अब साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, ये तीनों सेम ही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम साइन ए, और ए की वैल्यू कितना है थीटा है, तो हम साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा को कैसे डिफाइन किया गया है, कॉस थीटा को डिफाइन किया गया है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या होगा, कॉस थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। इसी तरीके से tan थीटा को कैसे डिफाइन किया गया है, tan थीटा को डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कोसेक एंड कोसेक थीटा को, कोसेक थीटा जो होता है ऐसे सेक साइन थीटे का रिवर्स होता है। तो साइन थीटे का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रिवर्स होता है, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटे का रिवर्स होता है, तो टेन थीटा इतना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में कितना है, BC है, तो ये क्या हो जाएगा BC, ये BC परपेंडिकुलर है, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है AB है और हाइपोटेनस कितना है AC, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, ठीक है। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन AB, तो ये क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। इसके बाद है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है AC अपॉन BC, ये क्या आ जाएगा AC अपॉन BC। हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा इजकल टू है, तो हाइपोटेनस कितना है AC अपॉन AB, बेस हो गया। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस AB अपॉन BC, तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन BC, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें समझने के लिए, जैसे tan थीटा है ना, tan थीटा कितना अभी निकाला आपने, BC अपॉन AB निकाला है, ठीक है, BC अपॉन AB निकाला। अगर BC को AC से डिवाइड कर देते हैं और AB को AC से डिवाइड कर देते हैं, तब क्या होता है, एक देखते हैं क्या आता है, BC अपॉन AC करते हैं और फिर AB अपॉन AC करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, BC अपॉन AC क्या है, BC अपॉन AC देखेंगे तो साइन थीटा है, ठीक, BC अपॉन AC क्या है, साइन थीटा है। AB अपॉन AC क्या है, AB अपॉन AC देखेंगे तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, ठीक है। तो इससे एक फॉर्मूला निकल कर आता है, जैसे आप पढ़े भी होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे कि tan थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। वो कैसे आता है, वो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला था। दूसरा क्या था, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तीसरा जो रिवर्स हम बता रहे थे कि साइन थीटे का रिवर्स क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, ठीक। फोर्थ जो है कॉस थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। और 5 जो है वो है कॉट थीटा, कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ठीक है। तो ये आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दे रहे हैं, जिसमें से पहला जो पॉइंट है वो क्या है, वो हम आपको पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें किसी एक एंगल को हम फिक्स रख रहे हैं, मीन्स कांस्टेंट रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। और कोई एंगल ए और ये लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें एंगल ए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है या सेम है। सेम सेम कब आएगा उसका यूज़ हम बताएंगे कि सेम कब। जैसे मान लीजिए कि इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। एक्सटेंड करके यहाँ पे डी पे ले आए और यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, ये कोई पॉइंट एम हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल हम देख रहे हैं ए बी सी में एंड ट्रायंगल ए डी एम में, किस में देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये पूरा एक ट्रायंगल हो गया। इसमें हम देख रहे हैं इस दोनों में एंगल ए क्या है, एंगल ए कॉमन है, क्या है, कॉमन है। इस दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है और वो क्या है, कॉमन मीन्स सेम है। जितना एंगल मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है इस ट्रायंगल के लिए, तो इस बड़े वाले ए डी एम के लिए भी कितना डिग्री होगा, वो भी 30 डिग्री। इसीलिए हम सेम बोल रहे थे यहाँ पे कि या तो ये सेम हो, मीन्स ये इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए, दोनों ट्रायंगल के अगर एंगल सेम हो या फिक्स्ड हो, फिक्स्ड मतलब कि ये फिक्स है कि एंगल ए 30 डिग्री होगा, या कांस्टेंट भी उसको बोलते हैं कि ये चेंज, कांस्टेंट उसे बोलते हैं जो कि चेंज नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि अगर एंगल सेम हो, ठीक, अगर एंगल क्या हो, सेम हो, तो जो साइड का जो रेशियो होता है वो हमेशा बराबर होता है। भले ही उसकी हम एक्सटेंड कर दे, जैसे एक ए सी को हम बढ़ा के डी पे लेकर गए थे, ए बी को बढ़ा के हम एम पे लेकर आए थे, तो इस जो ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो हम कैसे है, कैसे ये होता है सेम, उसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। अभी हम ट्रायंगल कौन कौन सा लिए थे, ए बी सी और ए डी एम लिए थे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे सेम है, ठीक। देखिए एंगल ए क्या है, एंगल ए कॉमन है, एंगल ए कॉमन है, ठीक। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, और एंगल एम कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम हुआ। अब देखिए दो एंगल बराबर हैं, एक एंगल बी और ये एंगल ए, दो एंगल बराबर है और इसके लिए एंगल ए भी बराबर है। जैसे एंगल ए जितना भी होगा, मान लीजिए 30 डिग्री हुआ, और ए बी सी के लिए वो सेम कितना होगा, ए डी एम के लिए भी 30 डिग्री होगा, मतलब एंगल ए भी बराबर है, ठीक है, इक्वल है दोनों त्रिभुज के लिए, ठीक। वो कितना भी हो, एक्स वाई जेड, 30 हो, 60 हो, 45 हो, कोई भी डिग्री हो। तो आप त्रिभुज में, ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, जब दो एंगल बराबर होते हैं, मतलब दो, कम से कम दो चीज़ कॉमन होती है, दो ट्रायंगल में दो चीज़ कॉमन होती है, या तो दो एंगल कॉमन हो या बराबर हो या दो साइड हो, तो उसका जो साइड का रेशियो जो होता है वो भी क्या होता है,
वो भी बराबर होता है। मीन्स ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी एम, ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। क्या होते हैं? वो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? दो कोण बराबर हो या कॉमन हो, जैसे एंगल बी और एंगल ए इसमें बराबर है और एंगल ए कॉमन है, तो इसके साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो भी बराबर होगा। मतलब साइड का रेशियो क्या? इस ट्रायंगल में देखें ए बी आधार है, इसका आधार ए डी एम में क्या आधार हुआ? ए एम। तो ए बी बाई ए एम जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो जो होगा वो ए सी बाई ए डी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? कर्ण हैं। फिर सेम चीज़ क्या होगा? बी सी बाई डी एम होगा। किससे हम निकाल रहे हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। तो ये एक कंसेप्ट है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल में अगर एक कोण समान है, ठीक है, दो ट्रायंगल के बीच में अगर एक कोण बराबर है, तो उसके साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होते हैं? वो भी बराबर होते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे दूसरा क्या है? जैसे हम लिखते हैं साइन ए का होल स्क्वायर, ये बराबर है किसके? साइन स्क्वायर ए के। ठीक ऐसे ही कॉस ए का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है। लेकिन साइन ए का जो इन्वर्स है, साइन ए का इन्वर्स है, ये डज नॉट इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ए, ये इसके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन ए ऑफ इन्वर्स क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल में हम आपको बताए कि x बराबर 1/2 है। ठीक, तो इसको ऊपर जब हम ले जाते हैं तो 2 का पावर -1 करते हैं, तो ये इस तरीके से इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 1/sin a है, ना कि इसके पावर में है, इसीलिए ये जो है इसके बराबर नहीं हो सकता है। ये कंसेप्ट क्लियर है। तीसरा क्या है कि जैसे हम लिखते हैं साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है। जो ए है, इसमें ए जो है ए, ये साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मतलब गुणनफल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये इंटू ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक, ये तीसरा पॉइंट था समझने के लिए। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट जो है वो भी इसे भी समझ लीजिए क्या है। चौथा पॉइंट जो है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं। जब भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे चैप्टर में, तो कौन सा ट्रायंगल की बात करेंगे? हम हमेशा मीन्स 99% केस में हम राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है। चौथा इसमें एक है इम्पोर्टेंट पॉइंट, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम जो कि इसमें यूज आने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बताया कि समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस कौन सा है? AC है। क्या है? AC। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर साइड जो कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, उन्होंने बताया था। तो AC जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। तो
ए सी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ जो हाइपोटेनस है मीन्स ए सी जो है वो हमेशा हमेशा जो है ए सी जो है वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा और ए सी जो है वो बी सी से बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट समझ में आता है कि कर्ण जो होगा हाइपोटेनस होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा साइड होगा। ठीक, तो इससे समझ में आता है कि जब भी हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। ठीक है, जब भी हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करेंगे, मान लीजिए कि एंगल सी ले या एंगल ए ले, कोई भी ले लीजिए, हम ए ले लेते हैं। एंगल ए साइन ए मीन्स साइन ऑफ ए या कॉस ऑफ ए मीन्स साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की, साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू हमेशा जो होगी वो या तो एक के बराबर होगी, या तो एक के बराबर होगी इक्वल टू 1 और लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कंसेप्ट की बात। हम अभी तक आप लोगों को पूरा उसका इंट्रोडक्शन, रेशियोज़ क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, अब हम लेकर चलते हैं आप लोग को इस चैप्टर के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 1 पे। हम इसमें आप लोग को पूरा एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना है इसको, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और समझना है। नहीं आता है तो आप कमेंट कर कर हमें बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर कर वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन tan A is equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। tan A बोल रहा है कि दिया हुआ है और हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आप पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन हो तो जो पहले गिवन है वो लिखना चाहिए। ये सॉल्व करने का तरीका है, जो दिया है वो लिख लीजिए। क्या दिया है, tan A की वैल्यू दी हुई है 4/3। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए दिया है, ठीक है, हम इसको ए को यहाँ पे ले लेते हैं, ए बी और ये सी कर देते हैं, समझने में आसानी होगी। अब कह रहा है tan A इज इक्वल टू 4/3। ठीक, एक छोटा सा और इसके पहले हम याद करने का तरीका बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए है LAL, लाल बाई KKA, लाल बाई काका, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्या है, PBP, HB। इसका मतलब हम बता देते हैं, हिंदी मीडियम के लाल बटा के कक्का हम बोलते हैं। L से यहाँ पे होता है, L का मतलब होता है लंब। ठीक, A का मतलब होता है आधार। ठीक, और K का मतलब होता है कर्ण। तो जैसे और L जो साइन कॉस टैन होते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं, मीन्स साइन कॉस टैन जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कैसे याद रखना है, साइन बराबर
साइन ए बोला है तो साइन ए L/K, तो लंब बटा के कर्ण। ऐसे ही कॉस बोले तो कॉस का आधार बटा के कर्ण, टैन बोले तो लंब बटा के आधार। ठीक है, ऐसे हमको कोसेक का बोले तो कर्ण बटा के लंब, सेक का बोले तो कर्ण बटा के आधार, और कॉट का बोले तो आधार बटा के लंब। ठीक, ऐसे ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्या है, PBPHHB। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब है हाइपोटेनस। ठीक है, बेस का मतलब, एच का मतलब है हाइपोटेनस। इसको हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसको याद रखने का तरीका है, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनस। जैसे साइन ए का बोला तो P/H, पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस ए का बोले तो बेस बाई हाइपोटेनस, टैन ए का बोले तो परपेंडिकुलर बाई बेस। ऐसे ही कोसेक का बोले तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक का बोले तो हाइपोटेनस बाई बेस, कॉट का बोले तो बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब टैन ए हमको दिया है। ठीक है, ये एंगल ए लिए हैं। ठीक, टैन ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अगर हम देखें तो टैन ए क्या होता है, टैन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स लंब बटा के आधार। तो इसके सामने की भुजा क्या है, लंब है, तो BC क्या हुआ, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, और आधार क्या हुआ, AB। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, tan ए इक्वल टू tan है, इसका मतलब BC/AB जो होगा वो 4/3 के इक्वल होगा। जब भी हम कोई भी रेशियो को अलग अलग करते हैं तो कुछ कांस्टेंट लिखते हैं। मीन्स अगर हम देखें तो BC इक्वल टू 4K और AB इक्वल टू कितना, 3K। लेट्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, बाद में क्या होगा, जो कांस्टेंट हमने के लिया है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो भी आप समझ जाएंगे कैसे होंगे, अभी आगे देखते हैं। तो ये BC ये है, ये कितना है 4K, और ये AB कितना है 3K। ठीक है, अब हमें AC फाइंड करना है। तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम बताए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे लिख देते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो क्या कहता है कि जो AC का स्क्वायर होगा मीन्स कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। BA या AB कुछ भी लिख दीजिए, दोनों सेम होता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये 16 प्लस 9। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K स्क्वायर 25। AC इक्वल टू हो जाएगा √25K स्क्वायर। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 5K। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5K। ठीक है, ठीक है। अब tan A के अलावा हमको तीनों साइड पता चल गया। tan A के अलावा और कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो sin A होता है। ठीक है, हमको यही फाइंड करना है, sin A होता है। दूसरा cos A होगा, tan A आ गया तो cot A बच गया, cot A है, फिर cosec A है, फिर sec A है। ठीक है, sin A मीन्स
क्या होगा, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, मतलब बी सी बाई ए सी मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो बी सी कितना है 4K बाई 5K, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4/5। जो कैंसिल आउट की बात कर रहे थे कांस्टेंट की, वो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं। कॉस ए क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस कितना है ए सी बाई बेस ए बी, ए सी कितना है, सॉरी कॉस है ना, कॉस ए कितना है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना है ए बी है, ए बी बाई ए सी, तो ये 3K बाई 5K, तो के से के कैंसिल, तो कितना आ गया 3/5 कॉस ए आ गया। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए जो होता है वो tan ए का रिवर्स होता है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं 3/4 आएगा कॉट ए का वैल्यू, क्योंकि tan ए का रिवर्स है। अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हैं मीन्स रेशियो से निकालना चाह रहे हैं तो कैसे आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है ए बी है, ए बी बाई ए सी, तो ए बी है 3K परपेंडिकुलर, यहाँ पे बी सी है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है बी सी, ये परपेंडिकुलर है ना, तो 3K बाई 4K, तो ये क्या आ जाएगा 3/4। कोसेक ए क्या होता है साइन ए का रिवर्स होता है, मतलब ए सी बाई बी सी, तो ये क्या आ जाएगा 5K बाई 4K, ये हो जाएगा 5/4। सेक ए क्या होगा कॉस ए का रिवर्स होगा, मतलब ए सी बाई ए बी, तो ये हो जाएगा 5K बाई 3K, ये हो जाएगा 5/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू गिवन है ठीक है उसको पहले लिख देना है, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है, रेशियो को आप ब्रेक कर देना है कोई कांस्टेंट लेके। ठीक है, tan ए को हम कैसे डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, tan ए को हम डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, तो परपेंडिकुलर हमारा 4 हो जाएगा जिसको हम ब्रेक कर दिए हैं 4K, और बेस कितना हो जाएगा 3K। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम वो हाइपोटेनस निकाल लेंगे, हाइपोटेनस जब हमारा निकल जाएगा तो बाकी अदर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल पे, जो एनसीईआरटी बुक का सेकेंड एग्जाम्पल है। कह रहा है इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, हमको कह रहा है कि एंगल बी और एंगल क्यू दोनों एक्यूट एंगल हैं। ठीक है, और दिया है हमको साइन बी बराबर साइन क्यू, तो हम क्या पहले बोले तो जो गिवन है वो पहले लिख दो, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये क्या है गिवन है हमारा। ठीक, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा दो ट्रायंगल है, कौन कौन से हम ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल, इसका मतलब हुआ जो बी है वो दूसरे एक ट्रायंगल में होगा और क्यू जो होगा वो दूसरे ट्रायंगल में होगा। हम दो ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं जिसमें एक एंगल बी रखना है और दूसरे में एंगल क्यू रखना है। मान लीजिए ये ए है, ये सी है और ये बी रख देता हूँ मैं, इस ट्रायंगल ए सी बी में, ये ट्रायंगल में हम बी रख दिए। ठीक है, एक हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें पी आर और इसको क्यू कर दे रहे हैं। ठीक, हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल बी और ये एंगल क्यू जो होगा वो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे।
ये हमको प्रूव करना है। दिया क्या है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, चलो, ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी बी और पी आर क्यू से अगर हम साइन बी निकालते हैं, साइन बी इस एंगल लेते हैं तो साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स ए सी बाई क्या हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन बी की वैल्यू। ऐसे ही साइन क्यू निकाल लेते हैं, साइन क्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स पी आर बटा के पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, दोनों एंगल से समझ में आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि ये दोनों बराबर ही हैं। यहाँ पे दिया है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब हुआ ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू हुआ इस दोनों इक्वेशन से, क्योंकि दोनों एंगल बराबर ही हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पी आर को इसके नीचे लाते हैं, तो मतलब क्या होगा, ए सी अपॉन पी आर, इसको हम इधर ले आए और ए बी को हम इधर लेकर गए, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, इसको लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रेशियो है वो के है, कोई कांस्टेंट मान ले रहे हैं, ये बाद में फिर क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये के है। ठीक है, ए सी और पी आर है, ए सी और पी आर दोनों परपेंडिकुलर है, उसका रेशियो किसके इक्वल बराबर है, ए बी और पी क्यू के, जो कि दोनों हाइपोटेनस है, मीन्स ट्रायंगल इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर का रेशियो, दोनों ट्रायंगल के परपेंडिकुलर का रेशियो जो है वो किसके बराबर है, दोनों ट्रायंगल के कर्ण के मीन्स हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर है। तीसरा जो बच जाता है वो आधार बच जाता है बेस, बेस इसमें बी सी है और ये क्यू आर है। इसका मतलब अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि जो दो ट्रायंगल है अगर एंगल समान है तो उसके रेशियो भी समान होंगे, साइड के रेशियो क्या होंगे, समान होंगे। तो अगर हम ये बी सी निकाल देते हैं और पी आर क्यू निकाल देते हैं और उसका रेशियो अगर इक्वल होता है मीन्स के इक्वल होता है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि साइन बी और एंगल बी और एंगल क्यू क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम पहले यूजिंग पाइथागोरस ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करते हैं तो क्या होता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो हो जाएगा, इस ट्रायंगल में देखिए ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। हमको क्या निकालना है, बी सी का स्क्वायर निकालना है, तो बी सी स्क्वायर इसको इधर लेकर आएंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी जो होगा, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम ब्रेक कर रहे हैं आपको को समझने के लिए, ए सी अपॉन पी आर बराबर के, तो ए सी बराबर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, के पी आर। ठीक है, के पी आर, हम पी आर को एक साइड है इसीलिए, सिर्फ ये साइड है इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, के कांस्टेंट है इसको समझने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ए बी बाई पी क्यू है, इसको हम के ले रहे हैं, इसको हम क्या ले रहे हैं, के, तो ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, के
पी क्यू को मल्टीप्लिकेशन मीन्स ए एक साइड है पी क्यू, तो उसको अलग बस समझने के लिए आपको लिख रहे हैं, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। यहाँ से ए बी की वैल्यू ले लीजिए और ए सी की वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है, के स्क्वायर और पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर और पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ठीक इसी तरीके से ये बी सी हम निकाल लिए, आर क्यू निकाल लेते हैं। सेम ट्रायंगल पी आर क्यू में हम आर क्यू अगर निकालते हैं, आर क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। सही है, ठीक है, सही है। अब हम रेशियो निकाल देते हैं, बी सी अपॉन आर क्यू का रेशियो निकाल देते हैं। बी सी ये हुआ और आर क्यू दोनों बेस है, ठीक है। अब देखिए बी सी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, बी सी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये निकल कर आएगा, एक लाइन हम नीचे लिख दे रहे हैं, बी सी बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर है तो ये पूरा रूट में आ जाएगा वैल्यू, मीन्स के स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर, ये रूट में आ गया। ऐसे ही आर क्यू का अगर वैल्यू निकालें सिर्फ आर क्यू का, तो आर क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, बी सी इतना है के स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यू कितना है, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है। के स्क्वायर अगर रूट में है मीन्स रूट में है तो के इंटू के, फिर बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, के बाहर निकलेगा। के स्क्वायर को के इंटू के लिखेंगे और रूट से बाहर के आएगा, तो ये आ रहा है के बाहर, बाकी एज इट इज हम लिख दे रहे हैं पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया के। ये अब देखिए ये भी के है और ये भी के है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू। हैंस प्रूव हो गया क्या कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये तभी पॉसिबल है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू जब इसके कोई भी दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल है। तो हमने साइड का रेशियो है वो इक्वल यहाँ पे प्रूव कर दिया, इस वजह से ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल बी और ये एंगल क्यू क्या है, इक्वल हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, बस समझ में आ जाएगा तुरंत से। इसमें एक चीज़ और बता दे रहे हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे स्क्वायर निकालना। स्क्वायर आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर जो कि याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्पीड होगा ना उसकी वो बढ़ जाएगी। तो स्क्वायर जो होगा वो 1 to 30 तक लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का स्क्वायर अगर हम निकालें
तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करे तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करे तो 16 होता है, 5 का करे तो 25 होता है, 6 का करे तो 36 होता है, 7 का स्क्वायर करे तो 49 होता है, 8 का करे तो 64 होता है, 9 का करे तो 81 होता है, 10 का करे तो 100 होता है। ऐसे ही 11 का अगर निकालते हैं तो 121, 12 का अगर निकालते हैं तो 144, 13 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 169, 14 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 196, 15 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो 225, 16 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 256, 17 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 289। ठीक है, उसके बाद फिर 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324, 19 का करते हैं तो 361, 20 का करते हैं तो 400। ठीक है, ऐसे ही 30 तक आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए। तो क्या होगा, उससे आपका जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में आपका टाइम बच सकता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 30 तक याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है इसलिए मैंने ये बता दिया जस्ट। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट सी, कह रहा है कि ए सी बी जो ट्रायंगल है उसमें राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री जो है वो एंगल सी पे है। ए बी इज इक्वल टू 29, ए बी 29 यूनिट है, बी सी 21 यूनिट दिया हुआ है और कह रहा है एंगल ए बी सी मीन्स एंगल बी जो है वो थीटा है। हमेशा अगर ऐसे दिया हो ए बी सी इज इक्वल टू थीटा या कुछ भी, तो इसका मतलब ये हुआ जो बीच में है ना नाम, उसकी वैल्यू दी हुई है, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू थीटा हुआ। और ए बी सी ऐसा इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये 3 एंगल में एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में एंगल बी की वैल्यू, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें एंगल बी की वैल्यू कितनी है, थीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी मतलब एंगल बी की वैल्यू थीटा दी हुई है। ठीक, तो एंगल बी की वैल्यू थीटा है। उसके बाद हमको क्या गिवन है, गिवन जो होता है वो पहले लिख लेना चाहिए। तो गिवन दिया है ए बी इजक्वल टू 29 और बी सी इजक्वल टू 21। ठीक है, हमको ए सी नहीं पता है तो ए सी पता कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उससे हम पता कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कर क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है मीन्स हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो दोनों के मीन्स परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, ए बी कितना दिया हुआ है 29, 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमको निकालना है और बी सी कितना दिया हुआ है 21, 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो 841 आएगा, 21 का स्क्वायर अगर निकालोगे तो 441 आएगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 400, इसको 1 में से 1 0, 4 में से 4 0, 8 में से 4 गया 400। ए सी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 400। ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, ये आ गया आपका 20। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा
जो है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू जो होती है वो होती है आधार बाय कर्ण। तो आधार कितना है 21 और कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है लंब बटा के कर्ण। ठीक है, लंब बटा का लंब कितना है मीन्स परपेंडिकुलर कितना है 20 का स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 प्लस 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और ये 841, ये आ जाएंगे। अगर एलसीएम लेते हैं तो 841 और ये 841 441, क्योंकि एलसीएम दोनों में क्या है कॉमन है, तो ये भी वैल्यू ऐड हो जाते हैं तो इक्वल टू 1 मीन्स साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपने कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा का स्क्वायर थीटा का है और ये साइन स्क्वायर थीटा का है, डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन है मीन्स बेस सेम है, तो ये इसमें से इसमें डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 41/841, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देना है, उसके बाद जो वैल्यू नहीं दिया है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाल देंगे, इक्वेशन में रख देंगे और सॉल्व करते जाएंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी रख सकते हैं वैल्यू, और नहीं तो कॉस थीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए, ये तीनों साइड पता चल गया, कॉस थीटा का वैल्यू रख दीजिए, साइन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखिए इसमें भी बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें 90 डिग्री का एंगल जो है वो बी पे बना हुआ है। कह रहा है इफ़ tan a इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a इज इक्वल टू cos a। ठीक है, सिंपल है, जो बोल रहा है पहले वो लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है tan a गिवन है, ये क्या है गिवन है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ जो करना है वो करना है 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब tan a दिया हुआ है और बोल भी रहा है इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो हम ए बी सी एक बना लेते हैं। किस पे राइट एंगल है बी पे, ये मान लीजिए बी पे है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, एंगल हो गया। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कह रहा है tan a इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक, tan a अगर हम देखें, अगर इस एंगल में हम tan a निकालते हैं, क्या निकालते हैं tan a, अब ये एंगल है, ये एंगल हुआ ना, ये इसको हम घुमा दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम घुमा दे रहे हैं, तो कैसा डायग्राम होगा, ये इस तरीके का डायग्राम होगा। देखिए ध्यान से, इसको अगर हम घुमाते हैं तो ये यहाँ पे आएगा, बी यहाँ चला जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब tan a इस एंगल में देखकर बता दीजिए tan a इज इक्वल टू क्या होता है, tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, मीन्स बी सी अपॉन ए बी। ठीक, बी सी अपॉन ए बी tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, मतलब बी सी अपॉन ए बी जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ बी सी इज इक्वल टू ए बी हुआ, मतलब ये और ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। पाइथागोरस थ्योरम
इसका मतलब हम कोई के मान सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस। क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर मीन्स जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम के रखे हैं तो के स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी के रखे हैं तो के स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 के स्क्वायर। ये ऐड करते हैं तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 के स्क्वायर, ए सी बराबर हो जाएगा के√2 या √2 के, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमें ए सी भी पता चल गया, ये मान लीजिए के था, ये भी के था, तो ये क्या आ गया, के√2 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है, साइन ए 2 sin A cos A हमें प्रूव करना है, तो LHS ले लीजिए। LHS क्या है, 2 sin A इंटू cos A है, 2 sin A, sin A लंब बटा के कर्ण, लंब कितना है BC/AC इंटू कॉस ए, कॉस पर हम आधार बटा के कर्ण, तो आधार कितना है AB/AC। अब देख लीजिए 2, ये BC कितना हुआ, BC जो हुआ वो के हुआ, और AC कितना हुआ के√2 हुआ। AB कितना है, AB जो है वो के हुआ, AC कितना है वो के√2 हुआ। देख लीजिए 2 इंटू के स्क्वायर, के इंटू के स्क्वायर, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया 1। तो ये क्या है RHS है, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो है इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा जाए तो बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इवन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OPQ राइट एंगल एट P कह रहा है। ये डायग्राम गलत बना हुआ है, यहाँ पे होगा ये P, ठीक है, और यहाँ पे ये होगा Q। ठीक, P पे राइट एंगल हुआ, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमको एक इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 गिवन है। हमको वैल्यू फाइंड करना है साइन Q का और कॉस Q का फाइंड करना है। यहाँ से अगर OQ का मान निकाले तो 1 प्लस PQ होता है। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल OPQ में क्या होगा, OQ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, कर्ण होगा, OPQ क्या होगा, लंब होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा OP वो होगा बेस। ठीक, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं, OQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, OQ की वैल्यू क्या है 1 प्लस PQ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रेक कर दीजिए, A प्लस बी का होल स्क्वायर में A स्क्वायर प्लस 2AB 2PQ प्लस PQ स्क्वायर मीन्स B स्क्वायर, तो ये आ जाएगा PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये PQ स्क्वायर इधर है और ये इधर है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैसे, देखिए कैसे होते हैं, 2PQ प्लस PQ स्क्वायर है, इसको इधर ले आते हैं, ये माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। ये PQ स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू कितना OP स्क्वायर। ठीक है,
1 प्लस 2 PQ। OP की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 7 का स्क्वायर 1 प्लस 2 PQ इज इक्वल टू 49। 2 PQ इजकल टू 49, 1 को इधर ले जाते हैं तो माइनस, तो 2 PQ इजकल टू 48। PQ इजकल टू क्या हो जाएगा, 48 डिवाइड बाई 2 इजकल टू क्या आ जाएगा, 24। मीन्स PQ का मान हमें कितना पता चल गया, PQ का मान पता चल गया 24। ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो OQ का मान हमें मिल जाएगा, OQ इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस PQ अभी निकाले, 1 प्लस 24 तो 25 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, साइन Q। साइन Q अगर देखें, ये Q एंगल है ना, ये Q एंगल है। इसको समझने के लिए हम इसको टर्न कर दे रहे हैं। टर्न इन द सेंस कि आपको बस सुविधा हो, इसको थोड़ा इजी वे में हम बना दे रहे हैं कि ये टर्न होगा तो कैसा होगा। ये Q यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ होगा और वो यहाँ रहेगा। ठीक है। जो दिया है वो वैल्यू लिख दीजिए। ये 24 दिया है, ये 7 दिया है और ये 25 दिया है और ये Q हो गया। ठीक है। अब साइन Q बराबर क्या हो जाएगा, साइन Q बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, OP अपॉन OQ। तो OP कितना है, 7/25। ठीक है। इसके बाद कौन सा है, कॉस Q। कॉस Q क्या हो जाएगा, कॉस Q जो होगा वो बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, QP है, इसमें देखिएगा QP है, और हाइपोटेनस कितना है, वो Q है। तो QP कितना हुआ, 24, और OQ कितना हुआ, ये हुआ 25। तो ये आपका वैल्यू आ गई। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है या ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और वीडियो को देखें, या नहीं समझ में आ रहा है ऐसा तो 2 बार 3 बार ऐसा कर आप जब देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर हमें बताएं, ताकि हम और आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, और बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही मैंने बताया है सारी चीज़ें, कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि आ सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आने वाले सारे वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो भी बहुत सफिशिएंट होगा, एटलीस्ट पास करने के लिए। जिनके पास टाइम कम है वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 या जिनका बोर्ड रिवीजन कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, वो क्लास 12th के भी बच्चे से देख सकते हैं, क्लास 10th के लिए तो है ही, ताकि बेसिक चीज़ें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और त्रिकोणमिति जो नहीं समझ में आ रहा था पहले, वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बहुत बहुत थैंक यू।